नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, ठीक है। ये क्या है? अजम्पशंस हैं, ये हमने ऐसा माना है, अकाउंट्स में हमने ऐसा माना है, ये अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है? फर्स्ट अजम्पशन है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस, ये बिजनेस है और ये रहा ओनर, बिजनेस का ओनर, ठीक है। ये ओनर और ये बिजनेस, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अब आप कहो बिजनेस तो हमारा ही है, बिजनेस अलग कैसे है? बिजनेस का प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, बिजनेस का लॉस मेरा लॉस, बात तो सही है। पर बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं, ठीक है। बिजनेस के गल्ले में से कुछ पैसा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस ओनर की पॉकेट में से गया, वो बिजनेस में से गया है, वो अलग बात है। अगर ओनर की जेब में से पैसा गया वो अलग बात है, ठीक है। बिजनेस के ओनर ने, इस ओनर ने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज उधार दे दिए, तो क्या वो बिजनेस ने उधार दिए? नहीं। क्या उसकी इस उधार की एंट्री, उस उधार की रिकॉर्डिंग बिजनेस की अकाउंट्स में होगी, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी? नहीं, ये इसका पर्सनल मैटर है, ये खुद में ही सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक है। ओनर क्या कर रहा है, किसको पैसे दे रहा है, किससे ले रहा है, हमें मतलब नहीं है। हाँ, पर इस गल्ले में से अगर 1000 रुपए गए तो हम उसकी बिजनेस में एंट्री जरूर करेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल देती हूं, ओनर और बिजनेस अलग कैसे हैं? ओनर बिजनेस को जो भी रुपया देता है कैपिटल के फॉर्म में, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, वो बिजनेस के लिए एक बर्डन है कि उसको फ्यूचर में ओनर को वापस करना है, ठीक। इसी तरह से वो पैसा या वो असेट जो ओनर बिजनेस से लेता है, वो क्या है? वो बिजनेस के लिए ड्राइंग है, वो बिजनेस के लिए ड्राइंग है जो ओनर ने की है, राइट। दोनों बातें समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है? ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटी है। चलिए नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मींस हमारा बिजनेस चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सिंपल लैंग्वेज में कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा। ये हमने सोचा ही नहीं है कि ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद बंद होगा। हमने ये सोचा है कि हमारा बिजनेस तो चलता रहेगा, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा, ठीक है। जब हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सोचकर बिजनेस करते हैं तभी तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं या कुछ पार्टीज के संग में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो फ्यूचर के हैं, जो लॉन्ग टर्म है। हम ऐसा बैंक से लोन ले लेते हैं जो लॉन्ग टर्म है। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का अजम्पशन ही ना हो तो बैंक क्या सोचेगा? क्या पता ये बिजनेस कल बंद हो जाए, ठीक है। वो आपको लॉन्ग टर्म लोन क्यों देगा, ठीक। तो बिजनेस में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक ये भी है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म्स में ही लिखेंगे। जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन, रिसीप्ट ऑफ इनकम हो सकता है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो सकता है, परचेज हो सकती है, सेल ऑफ असेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड मनी के टर्म्स में ही करेंगे, ठीक है। अगर वो मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। हम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू को, उस ट्रांजैक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने कुछ चेयर ली, बिजनेस ने 10 चेयर्स परचेज की, तो क्या हम ये लिख लें बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 चेयर परचेज हुई? नहीं, उन 10 चेयर की वैल्यू क्या थी? मान लेते हैं एक चेयर 1000 की थी, तो हम लिखेंगे 10,000 की चेयर परचेज की, ना कि ये लिखेंगे 10 चेयर परचेज की, राइट।
हाँ, अपने नरेशन में हम ये दे सकते हैं कि 10 चेयर परचेज हुई हैं, पर अमाउंट हमको लिखना होगा, मॉनेटरी टर्म्स में लिखना होगा, ठीक है। इसी तरह से हमने 50 मीटर्स कर्टन का क्लॉथ लिया, 50 मीटर्स कर्टन का क्लॉथ लिया, तो 50 मीटर नहीं लिखेंगे हम, वहां पर उस 50 मीटर कर्टन क्लॉथ की वैल्यू लिखेंगे मॉनेटरी टर्म्स में, तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाएंगे, राइट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर करो फिर रिकॉर्ड करो, राइट। चलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ओनर चाहेगा कि मुझे ये भी पता चलता रहे टाइम टू टाइम कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, है ना। बिजनेस ओनर ये चाहेगा। अब हो सकता है बिजनेस ओनर 2 साल में चेक करे, हो सकता है 6 महीने में चेक कर ले, हो सकता है 3 महीने में ही चेक कर ले, डिपेंड करता है बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस के ओनर के ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, बिजनेस का ओनर कब चेक करना चाह रहा है, क्या चेक करना चाह रहा है, ठीक है। यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2022 और एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पीरियड, राइट। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि हमें इनकम टैक्स पे करना होता है कंपनीज को, तो हमको इसी हिसाब से अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करना ही पड़ता है। तो यूजुअली 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही अकाउंटिंग पीरियड यूज होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ड्यूअल एस्पेक्ट मीन 2 एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 1 and 2। मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें 2 एस्पेक्ट मिनिमम होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लें। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज्ड, मशीन परचेज की तो 2 एस्पेक्ट कौन से अफेक्ट हुए, मशीन परचेज की तो मशीन आई और दिया क्या हमने, कैश। तो मशीनरी परचेज में मशीन और कैश 2 एस्पेक्ट हैं, ठीक है। मशीनरी बिजनेस में आ रही है और कैश बिजनेस से जा रहा है, बात समझ में आई। इसी तरह से फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड मीन्स फर्नीचर गया और कैश आया, कैश बिजनेस में आया और फर्नीचर बिजनेस से गया। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या हुए, फर्नीचर एंड कैश। इसी तरह से जो भी ट्रांजैक्शन होंगी बिजनेस में उसमें 2 एस्पेक्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तभी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से मेंटेन हो पाएगा, तभी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी हो पाएगी। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अगर हमने फॉलो नहीं किया अकाउंटिंग करते टाइम तो क्या होगा, हमारी बुक कीपिंग ठीक नहीं होगी, अकाउंटिंग ठीक नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं बनेगा, P&L ठीक नहीं बनेगा, अल्टीमेटली बैलेंस शीट भी ठीक नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये तो बेस है, ठीक, बिजनेस का ये बेस है, ये पूरी अकाउंटिंग का बेस है। चलिए नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जब भी कोई असेट परचेज करेंगे तो हम उसमें असेट को परचेज करने का प्राइस प्लस जो भी ओवरहेड्स लग रहे हैं, ओवरहेड मींस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, वो सब ऐड करा के फिर फाइनली जो भी वैल्यू आएगी उस अमाउंट पर अपनी असेट को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आई। डिफरेंट फिक्स असेट्स हो सकती हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंप्यूटर परचेज किया हमने, कंप्यूटर परचेज किया हमने 40,000 रुपीज का, उसको अपने बिजनेस तक लाने में 1,000 रुपीज और खर्चा हो गया, ठीक, प्लस 500 रुपीज हमने एक लड़का बुलाया, उसने इंस्टॉलेशन चार्जेस ले लिए। फाइनली कंप्यूटर कितने का पड़ा, फाइनली पड़ा
41,500 का, तो जो हम कंप्यूटर को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम कंप्यूटर की वैल्यू लिखेंगे 41,500 रुपीज, राइट। रिकॉर्ड तो हमने इसको 41,500 पर कर लिया। अब इस पर एवरी ईयर डेप्रीसिएशन लगता जाएगा, कुछ कुछ वैल्यू माइनस होती चली जाएगी, ठीक है। एवरी ईयर डेप्रीसिएशन लगेगा और कॉस्ट कम हो जाएगी। हो सकता है मान लो ये 3rd ईयर है, हो सकता है 3rd ईयर पर पहुंचकर कंप्यूटर की वैल्यू रह गई 21,000। क्या अगर हम इस कंप्यूटर को मार्केट में सेल करने जाएंगे तो ये 21,000 का ही सेल होगा? नहीं, हो सकता है ये 15,000 का सेल हो सकता है ये 25,000 का सेल हो, पर हमको इससे मतलब नहीं है कि ये मार्केट में इसकी आज वैल्यू 3rd ईयर पर इसकी वैल्यू क्या है। हम तो डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं और इसकी जो वैल्यू आती जा रही है उसको लिखते जा रहे हैं। बात समझ में आई? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस में जो भी एसेट आ रही है उसको, जो एसेट परचेज कर रहे हैं प्लस जो भी ओवरहेड हो रहा है, इंस्टॉलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उन सबको ऐड करो। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू है उस पर ही उस एसेट को रिकॉर्ड करो, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है कि आप डिफरेंट ईयर पर डेप चलता चला जाएगा, डेप लगेगा तो उसकी वैल्यू कुछ कम होती जाएगी। अब हो सकता है वैल्यू बाहर मार्केट में कुछ और हो, पर हमें इससे मतलब नहीं है। हम अपने अकाउंट्स में उस एसेट की वैल्यू वो ही दिखाएंगे जो डेप्रीसिएशन लगने के बाद आई है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है, अच्छा 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहले एक्रूअल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कैश सिस्टम समझ लो। 2 कॉन्सेप्ट हैं या 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? ये है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये कहता है कि कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर को तब रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअली पैसा हाथ में आ जाए या पैसा हाथ में से चला जाए। इनकम है तो पैसा हाथ में आ गया तब रिकॉर्ड कर लो, और एक्सपेंडिचर है तो पैसा जब हाथ से चला गया तब रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। हाथ से मीन बिजनेस से। बात समझ में आई? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है। पर अब इसका सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, इसकी सबसे बड़ी बुराई क्या है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, कि हमने एक्सपेंडिचर आज किया, हो सकता है हमने उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट नेक्स्ट ईयर किया, तो वो खर्चा कब हुआ? खर्चा हुआ आज, पर हमने उसको रिकॉर्ड कब किया? नेक्स्ट ईयर। ये तो गलत बात हो गई। जिस साल में खर्चा हुआ है उसे उसी साल रिकॉर्ड करो ना, जिस टाइम खर्चा हुआ है उसे उसी टाइम रिकॉर्ड करो, जिससे नेक्स्ट ईयर की इनकम पर, नेक्स्ट ईयर के नेट प्रॉफिट पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर में दिखाओ, जिस ईयर का एक्सपेंडिचर है उसी ईयर में दिखाओ। बात समझ में आई? तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फेल हो जाता है इस पॉइंट पर आकर। वो कहता है, क्योंकि कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जब पैसा आ रहा है या जा रहा है तब रिकॉर्ड करो। नहीं, हम यहाँ क्या चलाते हैं, अकाउंटिंग में क्या फॉलो करते हैं, क्या असम्पशन लगाते हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज करो जब उनको हमने अर्न कर लिया है या इनकर कर दिया है। इनकर्ड मीन्स खर्च कर दिया है। अगर हमको इनकम हो गई है, हमने अर्न कर ली वो इनकम, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो सेल तो आज हो गई, उसको उस टाइम पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब हमको पेमेंट आ रहा है, हम उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि उसका पेमेंट फ्यूचर में तो आ जाएगा, पर सेल हमारी आज ही हुई है। इसी तरह से कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो जैसे ही एक्सपेंडिचर हुआ है हम उसको तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, हम वो वेट नहीं करेंगे कि इसका एक्सपेंडिचर, इसका पेमेंट हम कब कर रहे हैं, राइट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है। चलिए नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट का ही आउटकम है, ये मान लो। कैसे? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर को जब वो हो जाए तभी रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। कैश आए या ना आए, या कैश जाए या ना जाए,
उसको तभी रिकॉर्ड कर लो जब इनकम या एक्सपेंडिचर अकर हो रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी उसी का आउटकम है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस अकाउंटिंग ईयर के रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर हैं उसको उसी सेम अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो अगर हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपने अक्रूअल कॉन्सेप्ट को माना। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करो जैसे ही हो जाए, पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको रोकता है। रोकता कैसे है? वो कहता है कि रेवेन्यू को, इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब आप एक्चुअली लीगली एंटाइटल्ड हो जाओ पैसा रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 200 यूनिट्स का ऑर्डर मिला, तो जैसे ही फोन पे ऑर्डर मिला आप क्या उसकी एंट्री कर दोगे कि आपने सेल कर दिया? जी नहीं, आप उसकी एंट्री तब नहीं करोगे जब आप उसको एक्चुअली माल भेज दोगे, जब आप एक्चुअली 200 यूनिट्स अपनी कंपनी से डिस्पैच कर दोगे तब आप उसकी एंट्री करोगे। ठीक है, तब आप उसको सेल में शो करोगे। बात समझ में आई? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को, इनकम्स को तब रिकॉर्ड करो जब आप एक्चुअली पैसा रिसीव करने के लिए लीगली एंटाइटल्ड हो जाओ। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।